हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 17 जुलाई 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर सबसे पहली न्यूज़ ले रहे हैं। सजने लगा महासमर का मंच, यानी कि जो 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और ये मार्च में या फरवरी में इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी और मई में या फिर जून में नई लोकसभा स्टार्ट हो जाती है। तो इस वजह से अब सारी पार्टियां इसमें अपने आप को झोंक देना चाहती हैं ताकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो जीता जा सके। सत्ता पार्टी हो या फिर विपक्ष की पार्टियां हों, सभी अब पूरी तैयारी में जुट गई हैं क्योंकि लगभग 6 महीने का समय और शेष इनके लिए बचा है। इसमें जो विपक्षी दल हैं वो अपना एक मत होकर, यानी कि महागठबंधन के माध्यम से चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो गठबंधन तैयार नहीं हो पा रहा है। उधर ही एनडीए में भी कई छोटी मोटी पार्टियां मिलती जा रही हैं, जैसे कल राजभर की पार्टी जो उत्तर प्रदेश के नेता हैं उनकी पार्टी का विलय भाजपा में कर दिया गया है। तो इसे देखते हुए आने वाले समय में अभी और भी पार्टियों का बड़ी पार्टियों में विलय देखने को मिलेगा। आगे इसमें बताया जा रहा है कि विपक्षी एकता की कोशिशों के तहत 23 जून को जो 16 पार्टियों के नेता पटना में एकजुट हुए थे, वो 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु बैठक में विपक्षी एकता को मूर्त रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे अगले साल होने वाले आम चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर किसी फार्मूले पर अंतिम रूप दिया जा सके। बंगाल से लेकर दिल्ली, पंजाब, गुजरात और गोवा तक सीटों का बंटवारा विपक्षी एकता के लिए असली चुनौती साबित हो सकता है। सूत्रों ने इसमें यह भी बताया है कि विपक्षी दल भाजपा की नीतियों के खिलाफ देश भर में एक संयुक्त आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। इसके साथ ही विपक्षी एकता के नए नाम का औपचारिक ऐलान भी किया जा सकता है। 2004 से 2014 के बीच विपक्षी दलों के गठबंधन को सप्रसंग नाम दिया गया है। इस बार इसे पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि पीडीए नाम दिए जाने का सुझाव आ चुका है। दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे पर पटना बैठक से बाहर आ गई आम आदमी पार्टी भी बेंगलोर की बैठक में शामिल होगी। आपने संसद के मानसून सत्र में दिल्ली अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस के समर्थन की शर्त रखी थी। शनिवार को कांग्रेस ने अध्यादेश के विरोध का ऐलान कर दिया। इसके अलावा विपक्षी दलों की बैठक में पहली बार आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक, एमडीएमके, केडीएमके, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जैसे छोटे छोटे दल भी होंगे। बेंगलुरु की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार, लालू यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, उमर अब्दुल्ला, अरविंद केजरीवाल और महबूबा मुफ्ती एक साथ दिखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। सेना में बन सकती है हथियार खरीदने की संयुक्त व्यवस्था। देखिए, तीनों सेनाओं के समन्वय वाली जो थिएटर कमांड के गठन की ओर अब सरकार धीरे धीरे बढ़ रही है और बेहतर तालमेल बनाने की नीयत से हथियार खरीदने की कोशिश में संयुक्त व्यवस्था बनाने का विचार है वो उस पर आगे बढ़ रही है। इतना ही नहीं, भविष्य में थल सेना के अधिकारी वायुसेना और नौसेना में कार्य करते भी दिखाई दे सकते हैं। इसके पीछे सेनाओं में बेहतर कार्य संस्कृति वाला माहौल बनाने का भी सोच है। अब 10 सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार का सैन्य मामलों का मंत्रालय आने वाले दिनों में सैन्य बलों में कई तरह के बदलाव करने की रूपरेखा तैयार कर रहा है। इसके लिए थिएटर कमांड गठित करके सेनाओं की मारक क्षमता बढ़ाने व कम समय में कम ऊर्जा के व्यय से बेहतर परिणाम देने की रणनीति है। लेकिन इसके अतिरिक्त तालमेल बढ़ाने वाले कई कदमों पर भी गंभीरता से विचार हो रहा है। इसके तहत बेहतर क्षमता वाले अधिकारियों को उनके मूल बल या विभाग से अन्य बल में स्थानांतरित करने जैसे कदम भी हैं। इससे सुरक्षा बलों में बेहतर कार्य संस्कृति को विकसित किया जा सकेगा। क्षमता और तालमेल बढ़ाने के लिए तीनों सेनाओं के बीच संयुक्त कार्यशालाओं के अतिरिक्त सैन्य अभ्यास भी आयोजित किया जाएगा। पाकिस्तान में डकैतों ने रॉकेट लॉन्चर से किया मंदिर पर हमला। पाकिस्तान में दक्षिणी सिंध प्रांत के काशमोर इलाके में डकैतों के एक गिरोह ने रविवार को रॉकेट लॉन्चर से एक मंदिर और आसपास के हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया। हमलावरों ने मंदिर पर अंधाधुंध फायरिंग भी की। कुछ ही दिन पहले कश्मोर और घोटकी नदी क्षेत्रों में सक्रिय डकैतों ने सीमा हैदर की प्रेम कहानी का बदला लेने के लिए हिंदू पूजा स्थलों और समुदायों के सदस्यों पर हमला की धमकी दी थी। काशमोर कदकोंट के एसएसपी इरफान सामू ने बताया कि मंदिर पर हमला रविवार तड़के हुआ।
पुलिस के पहुंचते ही डकैत भाग गए। पुलिस इलाके में तलाशी अभियान चला रही है। पुलिस ने बताया कि हमले के समय मंदिर बंद था। यह बागड़ी समुदाय से संबंधित है। सरकार ने 80 रुपये में टमाटर बेचना शुरू किया। केंद्र सरकार ने रविवार से 80 रुपये प्रति किलो के भाव से पूरे देश में टमाटर बेचना शुरू कर दिया है। मोबाइल वैन के जरिए शुक्रवार से दिल्ली एनसीआर में 90 रुपये प्रति किलो की दर पर टमाटर बिक्री का काम शुरू कर दिया गया था। एक आधिकारिक बयान में कहा गया था कि थोक कीमतों में कमी आई है। देश भर में 500 से अधिक स्थानों पर स्थिति का आकलन करने के बाद रविवार से टमाटर को 80 रुपये प्रति किलो पर बेचने का फैसला किया गया है। सहकारी समितियों, नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, पटना, मुजफ्फरपुर व आरा में रविवार को टमाटर की बिक्री शुरू कर दी गई है। बागी गुट के साथ पहली बार चाचा शरद से मिले अजीत। ठीक 15 दिन पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तोड़कर लगभग 2/3 विधायकों के साथ राज्य की सत्तारूढ़ शिवसेना भाजपा सरकार में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार रविवार को बिना पूर्व सूचना के अपने गुट के सभी मंत्रियों एवं विधायकों के साथ पहली बार चाचा शरद पवार से मिलने पहुंचे। करीब 1 घंटे चली इस मुलाकात के दौरान अजीत गुट ने पिछले दिनों हुई घटनाओं पर खेद व्यक्त किया, शरद पवार से आशीर्वाद मांगा और उनसे सरकार में साथ आने का आग्रह किया, लेकिन शरद पवार मौन रहे। इस मुलाकात के बाद रांगपा युवा मोर्चा को दिए संदेश में शरद पवार ने कहा कि हम अपनी भूमिका पर कायम हैं। सोमवार से महाराष्ट्र विधानमंडल का वर्षाकालीन सत्र शुरू हो रहा है। इसी सिलसिले में रविवार को उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने अपने सरकारी आवास देवगिरी पर समर्थक, मंत्रियों, विधायकों की बैठक बुलाई थी। उन्होंने साथियों से कहा कि विपक्ष में बैठने वाले विधायक भी अपने साथी हैं, उनके साथ व्यवहार अच्छा रखें। इसके बाद सभी लोग अजीत पवार के घर से यशवंत राव चौहान प्रतिष्ठान की ओर चल पड़े, जहां शरद व सुप्रिया सुले भी मौजूद थे। आईआईटी एनआईटी भी आएंगे उच्च शिक्षा आयोग के दायरे में। अलग अलग नियामकों के बीच बिखरी उच्च शिक्षा को एक नियामक के दायरे में लाने की प्रस्तावित योजना ने रफ्तार पकड़ ली है। इसके तहत भारतीय उच्च शिक्षा आयोग जल्द ही स्वरूप ले सकता है। शिक्षा मंत्रालय ने फिलहाल इससे जुड़ी सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं। साथ ही इसके दायरे में आईआईटी, एनआईटी, IIIT और केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित राष्ट्रीय महत्व के सभी शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थानों को भी लाने का प्रस्ताव है। यह सभी संस्थान अभी स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्य कर रहे हैं। वहीं इससे कानून व चिकित्सा से जुड़े उच्च शिक्षण संस्थानों को अलग रखा गया है। शिक्षा मंत्रालय ने वैसे तो भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन की तैयारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने के बाद शुरू कर दी थी। इसे लेकर एक मसौदा भी तैयार किया गया था। हालांकि इस प्रस्ताव पर बाद में जो तेजी दिखानी चाहिए थी वह नहीं दिखी। इसके चलते इसका गठन नहीं हो सका था। अब इससे जुड़े पूरे प्रस्ताव को लंबे राय मशवरे के बाद अंतिम रूप दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि इससे जुड़े विधेयक को संसद के मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, व्यापार समूह के लिए भारत अनिवार्य भागीदार। अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने रविवार को कहा कि अमेरिका भारत को फ्रेंड शेयरिंग यानी कि व्यापार समूह के लिए एक अनिवार्य भागीदार के रूप में देखता है। उन्हें उम्मीद है कि वह अपनी यात्रा का उपयोग पहले से ही महत्वपूर्ण रिश्ते को और प्रगाढ़ करने के लिए करेंगे। येलेन ने गुजरात में G20 देश के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक से पहले कहा, जोखिम कम करना और व्यापार समूह बनाना अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं और वह इसे भारत में बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि फ्रेंड शोरिंग के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखलाओं में लचीलापन बढ़ाने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। फ्रेंड शोरिंग ऐसा कदम है जहां एक देश समूह के अन्य देशों से कच्चा माल और अन्य उत्पादन प्राप्त करता है। घोषणा पत्र पर सहमति बनाने के लिए कई विकल्पों पर विचार। G20 देशों के शिखर सम्मेलन में किस तरह से संयुक्त घोषणा पत्र जारी करने को लेकर सहमति बने, इसके बारे में सदस्य देशों के शेरपाओं के बीच कई विकल्पों पर विचार हो रहा है। 3 दिनों तक चली शेरपाओं की बैठक में तकरीबन सभी देशों ने इस बात का समर्थन किया है कि सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली G20 के शीर्ष नेताओं की बैठक के बाद घोषणा पत्र जारी होना चाहिए। इससे यूक्रेन रूस विवाद का जिक्र किस तरह से हो
और इसकी भाषा क्या हो, इसको लेकर पेच फंसा हुआ है। इसे सुलझाने के लिए कुछ देशों की तरफ से अलग अलग प्रस्ताव आए हैं, जिनको लेकर हम्पी बैठक के बाद भी सदस्य देशों के बीच विमर्श होगा। भारत और फ्रांस के बीच का संबंध समय से परे, मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और फ्रांस के बीच संबंध समय से परे है, जो उनके साझा मूल्यों में गुंजायमान होते हैं और उनके सामूहिक सपनों को प्रज्वलित करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा ट्विटर पर पोस्ट किए गए शॉर्ट वीडियो पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। इस वीडियो में फ्रांस में दोनों नेताओं के बीच दोस्ती के कई लम्हों को रेखांकित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि वह फ्रांस की अपनी यात्रा को हमेशा याद रखेंगे। वहीं वीडियो का साथ अपने संदेश में मैक्रोन ने लिखा कि भारत के लोगों के प्रति विश्वास और मित्रता कायम है। चंद्रयान की सफलता पूरी मानवता के लिए शुभ संकेत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि चंद्रयान की सफलता पूरी मानवता के लिए शुभ संकेत है। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के महत्वाकांक्षी चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण पर शुभकामनाओं के लिए अपने भूटानी समकक्ष लोटे शेरिंग को धन्यवाद दिया। भूटान के प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण पर भारत को बधाई देते हुए शनिवार को ट्वीट किया था, मैं चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण को लेकर इसरो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह ही बेहद खुश हूं। यह क्षितिज से परे विज्ञान को समझने और कुछ नया सीखते रहने की अपनी दृष्टि एवं प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। शेरिंग ने कहा कि भारत और मानवता को इस मिशन से अत्यधिक लाभ हो। भारत मंगोलिया की सेनाएं आज करेंगी संयुक्त सैन्य अभ्यास। भारत मंगोलिया की सेनाएं सोमवार से उलान बटोर में संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 करेंगी। 17 जुलाई से 31 जुलाई तक संयुक्त अभ्यास का यह 15वां संस्करण है। अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय सेना के 43 जवानों की टुकड़ी रविवार को भारतीय वायुसेना के C-17 विमान से उलान बटोर पहुंच गई है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि प्रशिक्षण का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच सार्थक सैन्य संबंध बनाना, सर्वोत्तम प्रशिक्षण का आदान प्रदान, अंतर संचालन और सौहार्द विकसित करना है। अभ्यास का प्राथमिक विषय संयुक्त राष्ट्र के आदेश के तहत पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित होगा। अभ्यास में मंगोलियन सशस्त्र बल यूनिट 084 और भारतीय सेना की जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक हिस्सा लेंगे। इस दौरान भारत और मंगोलियाई सैनिक अपने कौशल और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण गतिविधियों में शामिल होंगे। बाल विवाह निषेध कानून पर केंद्र को मिला 6 सप्ताह का समय। सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 और इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों से संबंधित मुद्दों पर जानकारी तथा हलफनामा दाखिल करने के लिए केंद्र को 6 सप्ताह का समय दिया है। शीर्ष अदालत ने इस साल अप्रैल में केंद्र को बाल विवाह की प्रकृति और इसकी सीमा पर विभिन्न राज्यों से एकत्र किए गए आंकड़ों, इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों और इस उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा लागू नीतियों को विशेष रूप से स्पष्ट करने वाली स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से कि जल्द दाखिल करें ITR, नहीं बढ़ेगी सीमा। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा है कि वित्त मंत्रालय आयकर रिटर्न यानी कि ITR दाखिल करने की 31 जुलाई की समय सीमा को बढ़ाने पर विचार नहीं कर रहा है। उन्होंने आयकर दाताओं से जल्द अपना रिटर्न दाखिल करने को कहा है। मल्होत्रा ने एक साक्षात्कार में कहा कि हमें उम्मीद है कि इस साल पिछले वर्ष से ज़्यादा रिटर्न दाखिल होंगे। पिछले 31 जुलाई तक लगभग 5.83 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे, जो आकलन वर्ष 2022-23 के लिए रिटर्न दाखिल करने की आखिरी दिन था। उन्होंने कहा कि हम आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों को धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि ITR दाखिल करने की गति पिछले साल की तुलना में बहुत तेज है। हम लोगों को सलाह देंगे कि वे आखिरी क्षण का इंतजार ना करें। 4-5 वर्षों में स्टार्टअप की संख्या में 10 गुना की होगी वृद्धि। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारत में स्टार्टअप और यूनिकॉर्न में आने वाले 4 से 5 वर्षों में पर्याप्त वृद्धि देखी जाएगी और स्टार्टअप्स की संख्या में 10 गुना वृद्धि होगी। एक कार्यक्रम में यूनिकॉर्न और स्टार्टअप की स्थापना में भारत की उल्लेखनीय प्रगति की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, Web3 और डीप टेक जैसी उभरती हुई प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में स्टार्टअप्स ने सफलतापूर्वक प्रवेश किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2014 में टेक्नोलॉजी परिदृश्य IT और ITES तक ही सीमित था, लेकिन अब डीप टेक
AI, डाटा इकोनॉमी, सेमीकंडक्टर डिजाइन, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग जैसे विभिन्न डोमेन में अवसर उभरे हैं। भारत ने सीमा की घटनाओं पर म्यांमार से जताई चिंता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को म्यांमार के अपने समकक्ष थॉन स्वे से मिलकर भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिस्तरीय राजमार्ग पर बातचीत की है। इस दौरान दोनों देशों की सीमा पर शांति और स्थिरता को लेकर भी चर्चा हुई है। भारतीय विदेश मंत्री ने राजमार्ग और आपसी व्यापार के मसले पर थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री डॉन प्रदुम्नाई से भी वार्ता की है। जयशंकर ने राजमार्ग से जुड़े लाभ के बारे में दोनों नेताओं से चर्चा की और क्षेत्रीय विकास के बारे में उसके महत्व को भी बताया है। 1400 किलोमीटर लंबे इस राजमार्ग का 70% कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से परियोजना बाधित है। इस राजमार्ग के बन जाने से भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास की गति तेज होगी। चलिए, तो ये आज का यानी 17 जुलाई 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।